चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन की नेक्स्ट एप्लीकेशन, जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, चलिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को हम चेक करेंगे हाइपर कंजुगेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए बेटा, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है इसकी वीडियो हमने पहले ही पढ़ लिया बेटा, और इससे पहले हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। चलिए देखो, तो आज पढ़ते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी एक बहुत छोटी वीडियो होगी ये एल्कीन की स्टेबिलिटी के ऊपर। एल्कीन की स्टेबिलिटी का मतलब है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी बेटा दो कंडीशन में हम चेक करते हैं। एक तो हाइपर कंजुगेशन बताता है हमें, ठीक है ना, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा हम डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, जो कि हमें पढ़ना है। दूसरा होता है बेटा रेजोनेंस, जो कि रेजोनेंस हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा। ठीक है ना, तो जब भी हम डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी की बात करेंगे कार्बन कार्बन के बिटवीन, ठीक है ना, जिसको एल्कीन आप बोलते हो, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम चेक करेंगे किसके द्वारा, बोलो, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा। तो आप जानते ही हो कि जो स्टेबिलिटी होती है एल्कीन की बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो अगर हम एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेटा, ठीक है ना, उतनी बार क्या होगा बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है ना, और जो पाई बॉन्ड है वो भी ब्रेक होगा। ठीक है ना, जितना पाई बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ए में मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड और बेटा CH2। ठीक है, बी में मेरे पास है CH3 और CH डबल बॉन्ड और बेटा CH2, और सी में मेरे पास है यहाँ पर CH3 CH3 और C डबल बॉन्ड C और CH3, और यहाँ पर आगा बेटा मेरे पास H, और डी में हमारे पास है CH3 और ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ भी CH3, और इस कार्बन पे भी आपने लगाया CH3। ठीक है, अब हमारे पास जो है इनमें बताना आपको स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर, कौन सी एल्कीन बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल है इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ए वाले में, तो ए वाले में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब इसमें हाइपर कंजुगेशन काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इसमें देखो बी वाले में देखो बेटा, यहाँ पे कितने, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अल्फा हाइड्रोजन आप जानते ही हो कि sp2 कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है आपका sp3, उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं बेटा उनको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, चलो नेक्स्ट सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास में नो अल्फा हाइड्रोजन, कितने बोलो, नो अल्फा, 3 और 3, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यहाँ पर देखिए बेटा, इसमें इसमें आपके पास में है 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्लियर है, तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बेटा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, बोलो, आंसर आ गया बेटा आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी ये वाली एल्कीन। ठीक है ना, ये होगी आपकी मोस्ट स्टेबल, और बेटा लीस्ट स्टेबल क्या होगी, लीस्ट स्टेबल होगी हमारे पास में फर्स्ट वाली जो ए वाली है, ये लीस्ट स्टेबल होगी। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलिए, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, बोलो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी आपकी डी के बाद सी के बाद बी, और उसके बाद में आएगा बेटा ए आएगा। क्लियर है, ये होगी हमारी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, चलिए अगर वो हमसे पूछता है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, तो आप जानते ही हैं जो एल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी वो उतनी ही क्या होगी, बोलो, कम रिएक्टिव होगी। तो रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बोलो, स्टेबिलिटी के। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बातें करते हैं तो देखो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखेंगे आप इसको। मान लीजिए हमारे पास में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, और ये कई बार कंपटीशन में पूछा भी जाता है।
एल्कीन की स्टेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो आपके सेम हो, तो फिर हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे बड़े ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन ये है, और इस एल्कीन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा था सिसो ट्रांस। तो ये कौन सी एल्कीन है बेटा, ये सिस है, ठीक है। एक मेरे पास बी है बेटा, और बी जो मेरे पास एल्कीन है उसमें मेरे पास है ट्रांसफॉर्म है इसकी। तो सिस से ट्रांसफॉर्म आप बनाना जानते ही हैं। किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन वाले ग्रुप को आप क्या करो बेटा, चेंज कर दो उसको, ठीक है। ये क्या बन गई आपकी बेटा, ट्रांस बन गई, ठीक है ना। ये हो गया आपकी सिस और ये हो गया आपकी ट्रांस। तो सी में जो आपका ऑप्शन है बेटा वो ये है। ये देखिए यहाँ पर CH3 है, और बेटा यहाँ पर भी क्या है, ये CH3 है, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से ये देखिए कि अगर मैं बात करूँ सिस की, तो आपने पढ़ा था नोट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, आपको बताया था मैंने कि सिस और ट्रांस में अगर बात करें तो बेटा ट्रांस जो एल्कीन होती है आपकी वो ज़्यादा स्टेबल होती है, किसकी कंपैरिजन बोलो, सिस से ज़्यादा होती है बेटा, ठीक है ना। तो ये सिस से ज़्यादा स्टेबल होती है ट्रांस, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि तुम जानती हो कि सिस में क्या होता है, ये बल्कि ग्रुप होते हैं बेटा, क्या होते हैं ये बल्कि ग्रुप, इनके बीच में क्या होता है बोलो, रिपल्शन होता है, जिससे रिपल्शन की वजह से क्या होती है, स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। जबकि यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों ग्रुप क्या है, यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है, या अपोजिट में होते हैं। तो सिसो ट्रांस में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि सिसो ट्रांस में आपकी ट्रांसफॉर्म क्या होती है बेटा, ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अब इसकी बात हम करें, देखो तो सिस में भी यहाँ भी 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। तो ए और बी में तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा बिल्कुल, कि जो बी वाली है वो ए वाली से क्या होगी बेटा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी, क्लियर है। लेकिन सी का हम कैसे आंसर करें बेटा, सी का ऑर्डर कहाँ आएगा बेटा, सी का कहाँ आएगा ऑर्डर, सी का कहाँ आएगा, बस सी का कहाँ आएगा देख लो। सी को देखने के लिए आपको क्या करना है बेटा, जब भी ऐसा कन्फ्यूजन आए कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो, तो आपको एक काम करिए, एक बहुत आसान सा तरीका होता है कि आप यहाँ देखो, मैं सी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सी में देखेंगे आप इस तरह से कार्बोनेन का फॉर्मेशन कर लीजिए। किसका करेंगे, कार्बोनेन का फॉर्मेशन करेंगे आप। ये कार्बन होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर है ये CH2, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा, ये CH3 लगा हुआ है। तो इसमें कार्बोनेन का फॉर्मेशन करिए आप। कैसे करेंगे कार्बोनेन का फॉर्मेशन, आप जानते हैं हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये वाला बॉन्ड तो इधर को टूटेगा बेटा, और ये वाला बॉन्ड बेटा कहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा। और टूटने की वजह से देखो क्या होगा, ए बेटा यहाँ आएगा इस प्रकार से, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा सिंगल बॉन्ड बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा CH2 के ऊपर बेटा नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड ये वाला, ठीक है। और CH3 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो कार्बोनेन का फॉर्मेशन हुआ है, ये कितने डिग्री है बेटा, ये 1 डिग्री कार्बोनेन है, क्या बोलो 1 डिग्री कार्बोनेन है, क्लियर है, ठीक है। तो सी में कितने डिग्री कार्बोनेन बना बोलो, 1 डिग्री कार्बोनेन बना बेटे, ठीक है ना। क्या बना बोलो, 1 डिग्री कार्बोनेन बना है। चलो तो देखो सी वाले को मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। तो ये इस तरह से बना है, यहाँ पर CH2 नेगेटिव, और यहाँ पर बना था वो डबल बॉन्ड बेटा, और यहाँ पर क्या था आपका CH3 था। तो ये बना है 1 डिग्री कार्बोनेन। तो जब भी ऐसा कन्फ्यूजन हो ना आपका कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, सेम हो, तो आप कार्बोनेन का फॉर्मेशन करके चेक करना है। अब देखिए बेटा, अब अगर मैं बात करूं आपका इसमें क्या नाम है कि हमारे पास जो था ये ट्रांस, ट्रांस यानी कि ट्रांस का मतलब क्या है कि अब हमें कंपटीशन करना है बी और सी में। तो बी में भी कार्बोनेन का फॉर्मेशन कर लीजिए आप, देखो बी में भी आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बोनेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये देखिए, ये लीजिए, तो बी में देखिए ध्यान से, बी में क्या है बेटा, ये ट्रांसफॉर्म है ना आपकी, तो कंपटीशन किस में होना है, इसी में होना है बेटा। ये देखिए यहाँ पर, चलो आइए देखो सिसो ट्रांस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ट्रांस वाली ज़्यादा स्टेबल होगी। अब दिक्कत किस में है, ट्रांस और सी वाले में। चलो देखते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एक कार्बोनेन का फॉर्मेशन करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर 3 H हैं। तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से
आप जानते हैं ये वाला बॉन्ड इधर को टूटेगा बेटा और ये वाला बॉन्ड इधर को टूट जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के बाद में ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा आपके पास में ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर आपका H ऐसे ही है बेटा, यहाँ आ जाएगा बेटा आपका क्या, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना, और ये होगा H आ गया। अब देखिए, अब इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये जो मैंने सर्किल में करे हैं, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है बेटा, ये कितना है 1 डिग्री कार्बन आयन है। और इसको देखिए बेटा, ये कितना है 2 डिग्री कार्बन आयन है। तो कौन सा कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? आप देखेंगे बेटा ये वाला मोर स्टेबल है, पहले वाला, ठीक है ना, मोर स्टेबल है, क्योंकि तुम जानते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है, ये तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। तो जबकि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। और वैसे भी 1 डिग्री कार्बन आयन क्या होगा बेटा, 2 डिग्री वाले से ज़्यादा ही स्टेबल होता है। क्लियर है? तो देखो जब भी कभी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो तो सीधी सी बात है, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा आप जो है सिग्मा बॉन्ड को तोड़िए और तोड़ने के बाद में कार्बन आयन का फॉर्मेशन करिए। जितना कार्बन आयन बेटा ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही आपकी एल्कीन क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है? तो अब अगर मैं आपको इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊं बेटा तीनों का, तो अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप चेक कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, ये होगा आपका बी वाला। कौन सा होगा? बी वाला होगा बेटा। बी के बाद में कौन सा, नहीं सॉरी, हाँ ये तो बी वाला है, नहीं बी वाला नहीं, सी वाला होगा बेटा। सबसे ज़्यादा कौन होगा? सी होगा। सी के बाद बेटा कौन होगा बोलो? आपका बी होगा। बी के बाद कौन होगा? ए होगा। ठीक है ना? क्लियर है? अब देखो ये तो ट्रांस होगी ना, तो ट्रांस और सिस में से कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। दिक्कत ट्रांस और इन दोनों में थी, तो इसका आंसर हमने कैसे निकाला सी वाले का? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के द्वारा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। आप बताएंगे मोस्ट स्टेबल एल्कीन, मोस्ट स्टेबल एल्कीन बताइए बेटा। चलो एक और क्वेश्चन करिए, ये देखो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बताइए। नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CH2। एक हमारे पास एल्कीन ये है बी, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CH2। एक मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और ये आ गया आपका यहाँ पर क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड और CH2। देखिए इन तीनों एल्कीन की स्टेबिलिटी बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखेंगे इसको। तीनों की स्टेबिलिटी देखिए। पहले वाले को देखिए बेटा, यहाँ पर कोई भी हाइपर कंजुगेशन काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल के बाद में क्या आ रहा है, सिग्मा आ रहा है। तो ये वाली जो एल्कीन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर रेजोनेंस है। क्या है यहाँ पर? रेजोनेंस है, जो कि अगला हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा। तो जब भी डबल बॉन्ड के बाद में सिग्मा और फिर डबल बॉन्ड आता है तो इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो जहाँ भी कॉन्जुगेशन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी हाइपर कंजुगेशन से भी। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर देखिए ये, अगर दो डबल बॉन्ड के बीच में दो सिग्मा आते हैं तो बेटा इसको बोलते हैं आइसोलेटेड एल्कीन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोलेटेड एल्कीन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको बोलो? आइसोलेटेड एल्कीन इसको बोला जाता है बच्चों। ठीक है, और अगर बेटा दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड लगातार हैं, देखो पाई पाई और पाई, इस प्रकार की अगर कंडीशन कहीं है तो ऐसी एल्कीन को बोलते हैं क्यूमुलेटेड। क्या बोलते हैं इसको? क्यूमुलेटेड एल्कीन। ठीक है, क्यूमुलेटेड एल्कीन। तो ये एल्कीन तीन प्रकार की हो सकती हैं। इन तीनों की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, तो ये नोट में याद रखना, बड़ा अच्छा सवाल है कि जो कॉन्जुगेटिव एल्कीन होती है, क्या होती है? कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव जो एल्कीन होती है वो आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। उसके बाद में बेटा कौन सी होती है? आइसोलेटेड होती है। क्या होती है बोलो? आइसोलेटेड। और लास्ट में कौन सी होती है? क्यूमुलेटेड। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमें एल्कीन की स्टेबिलिटी के ऊपर। मोस्ट स्टेबल एल्कीन बताओ। मोस्ट स्टेबल एल्कीन की अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास में एक एल्कीन ये है ए,
बी की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास ये है, और अगर हम सी की बात करें तो हमारे पास एक ये है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। इन तीनों की स्टेबिलिटी चेक करना, तो नंबर ऑफ अल्फा देखिए, 2 और 2 कितने हो गए बेटा, 4। यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो कितने हो गए, यहाँ पर हो गए बेटा 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसकी अगर हम बात करें 2 और 2 4 हो गए, और ये 3 और 3 यानी कि 6, ये तो 6 हो गए, 6 कितने हो गए 12, 12 और 4 कितने हो गए बेटा, 12 और 4 हो गए आपके 16, तो ये 16 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये वाली मोस्ट स्टेबल होगी सी, और सी के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा बेटा ए। ठीक है ना, ये होगा एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आगे देखते हैं, ये आपका देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, मान लो कोई हमसे कहता है कि एक हमारे पास ये है CH3 और यहाँ पर है इस प्रकार से, एक हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास बी है। ये देखिए, आइए इन दोनों में बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, बोलो। यहाँ पर कितने बेटा, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कितने, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्या है, आपकी बेंजीन है, और बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, यहाँ रेजोनेंस है बेटा, क्या है यहाँ पर रेजोनेंस है, तो बी क्या होगा, ए से ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये कार एल्कीन की स्टेबिलिटी का। देखिए, मान लो हमारे पास में कभी ऐसा आ जाए एक क्वेश्चन कि ये डबल बॉन्ड जो है हमारे पास में, ये क्या देखो रेजोनेंस में, यहाँ पर रेजोनेंस है, बेंजीन है ये, और जब भी डबल बॉन्ड रेजोनेंस में होंगे तो डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी, हाइपर कंजुगेशन से भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास में एक ही आ गया जिसको हम कहते हैं क्या, बोलो, साइक्लो एल्केन। ठीक है ना, यानी कि साइक्लो हेक्सेन भी कहते हैं। तो बोलो इन दोनों में बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई रेजोनेंस है, कंजुगेशन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी। ऐसा नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है लेकिन ये फिर भी ज़्यादा स्टेबल है। उसका रीज़न क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है बेटा। ठीक है, रेजोनेंस होने का मतलब ये नहीं कि उसकी स्टेबिलिटी किसी और मॉलिक्यूल से ज़्यादा ही हो सकती है। साइक्लोहेक्सेन आप जानते ही हैं, ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। किस में करती है बोलो, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो चेयर फॉर्म क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, तो ए और बी में अगर बात करेंगे तो बी ज़्यादा स्टेबल है किससे, ए से। ठीक है, तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक, चलो आइए देखिए, इन दोनों एल्कीन में आप मुझे बताएंगे कि कौन सी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आइए, एक मेरे पास ये है ए, और एक मेरे पास है बेटा ये वाली। बोलो इन दोनों में बताइए कौन सी एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए, डबल बॉन्ड से आगे 2 अल्फा यहाँ पर है, 2 अल्फा यहाँ पर है, 2 अल्फा यहाँ पर है, 2 अल्फा यहाँ पर है। ठीक है ना, तो कितने हो गए यहाँ पर, 2 2 2 और 2, ये हो गए 8 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें हमारे पास है 8 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करते हैं, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। ठीक है ना, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कितने हो गए 8, और 3 और 3 कितने हो गए 6, 8 और 6 कितने हो गए 14 हो गए बेटा। इसमें 14 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे तो बी वाली एल्कीन क्या होगी, ए से ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ये थी एल्कीन की स्टेबिलिटी, किसके द्वारा, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा। मैंने इसमें थोड़ा सा टच दिया है किसका, रेजोनेंस का भी। ठीक है ना, तो अगली जो हमारा इफेक्ट होगा ना बेटा, वो कौन सा होगा, रेजोनेंस ही होगा। तो अब आपने एल्कीन की स्टेबिलिटी पढ़ ली है बेटा हाइपर कंजुगेशन के द्वारा। और हमेशा ध्यान रखना, जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी तो वो क्या होगी, कम रिएक्टिव होगी। यानी कि रिएक्टिविटी जो है एल्कीन की बेटा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी के। ठीक है, अब ये वाली एप्लीकेशन जो आपको कराई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या पढ़ेंगे बोलो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये वीडियो पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बेटा 100% आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं HOH। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्टिविटी। ठीक है ना, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन के। और तुम जानते ही हो
एल्कीन की रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के, और एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। क्लियर है। अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा हाइड्रोजिनेशन क्या होता है बेटा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है बेटा, ठीक है ना, और इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो पढ़ते रहिए बढ़िया करके, मेहनत करते रहिए।